गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा करेंगे। हम लोग mobiशाला.com पे विशाल सिंह ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं विशाल सिंह सर के साथ, और हम लोग आज क्लास में कंटिन्यू आगे करते हैं जीएस में, और भारत का भौतिक विभाजन हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विभाजन की बात किया जाए अगर, तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं कि भारत को जो है, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का जो विभाजन किया गया है, भारत का भौतिक विभाजन किया गया है, तो भौतिक विभाजन भारत का 6 प्रकार से किया गया है। 6 प्रकार से, को कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। लेकिन भारत को अगर कहा जाए कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को 2 तरीके से बांटा गया है, एक भौतिक रूप से और एक राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से बात करें तो भारत को 28 राज्य और 8 यूटी में बांटा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। लेकिन अगर कहा जाए भारत को भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तब हम इसको बात करते हैं। इसको बांटा गया है आपका जो है 6 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 6 भागों की हमें चर्चा करनी है आज एक एक करके, कि भारत का भौतिक विभाजन में कितने विभाजन है, उनका कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्री के लिए, कैसे क्वेश्चन मेंस के लिए बन सकते हैं, इसकी भी चर्चा मैं आपसे एक एक करके करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की, तो आप लोग पहले एक डायग्राम में लिख लीजिएगा कि भारत को भौतिक रूप से टोटल 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग कौन कौन से हैं, इन 6 भाग की हमें चर्चा पहले लिख कर लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम करें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, यह है आपका पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की विशेषताओं को पढ़ेंगे, हिमालय की क्या विशेषताएं हैं उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। दूसरा जो विभाजन है अगर हम बात करते हैं तो दूसरा विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पठार किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा जो विभाजन हमारे देश में किया गया है वो है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान के रूप में हमारे देश में 2 तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तटीय मैदान है और एक पूर्वी तटीय मैदान है। इसकी हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में हम लोग करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान की चर्चा करेंगे, जो गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा और सतलज नदियों द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम लोग नंबर 5 पे बात करेंगे भारतीय मरुस्थल। तो मरुस्थल की चर्चा हम लोग यहाँ 2 मरुस्थल चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ एक शीत मरुस्थल है जिसे हम लोग लद्दाख कहते हैं, और एक हमारे यहाँ उष्ण मरुस्थल है जिसको हम लोग थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और 6 नंबर पे है आपका द्वीप है जिसे हम द्वीप समूह कहते हैं। इसमें हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कि इन दोनों की क्या विशेषताएं हैं और इन दोनों के माध्यम से हमारे देश की राजनीतिक, भूगोलिक और आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हमें चर्चा आपसे करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो आप लोग पहले डायग्राम में इसको नोट कर लेना कि भारत के भौतिक विभाजन जो है वो 6 भागों में किया गया है। सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, 5वां है मरुस्थल, और 6 नंबर पर है द्वीप समूह। तो भारत को इतने भौतिक स्वरूप में बांटा गया है, इसको आप लोग पहले एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग एक एक करके पहले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान, फिर ये विशाल मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत के भौतिक विभाजन में हिमालय की बात कर लेंगे। थोड़ा उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि भारत में कितने क्षेत्रों में कितने % में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो अगर क्या कहा जाए तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का जो भारत का जो टोटल भूभाग है, इस भूभाग का अगर कहा जाए, अगर 100% भूभाग हमारा है, तो इस 100% भूभाग में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 18.6%, 18.6% हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पर्वतीय। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जीएस में, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
अगर बात करते हैं कितने परसेंट क्षेत्रों में पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की अगर हम तुलना करते हैं तो पहाड़ियों में हम दक्षिण भारत में तुलना करते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसके बाद अरावली पहाड़ी, या इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। साउथ इंडिया में नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम है। इन सब की तुलना जब हम कंसीडर करते हैं तब हम उसमें जो है पहाड़ी भी करते हैं, तो इनका परसेंटेज हमारे यहाँ 27.7% को कवर करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ भूभाग में अगर हम पठार की बात करें तो हमारे भूभाग पे 100% पठार में बात करते हैं, तो पठार हमारे यहाँ कितना परसेंट पाया जाता है, तो हमारे यहाँ पठार जो पाया जाता है वो आपका इसी में शामिल हो जाता है। तो लगभग पठार और पर्वतीय क्षेत्र दक्षिण भारत को मिला करके हमारे यहाँ इसको 27.7% में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ मैदान की अगर तुलना करते हैं, हमारे यहाँ मैदान कितना परसेंट है हमारे देश में, तो 43% हमारे यहाँ मैदान है। तो बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में अगर 100% भूभाग है तो 100% भूभाग का पठार कितना है, तो हम बताएंगे 27.7%। पर्वत कितना है, तो ये जो है आपका 18, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, मैदान, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं। तो हमारे देश में मैदान का परसेंटेज कितना है, 47% है। इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हमें डिटेल में पता नहीं होता है। कभी कभी आपको क्रम मिलाने को आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, तो सबसे पहले पर है मैदान, पहला ऑप्शन मैदान रहेगा। दूसरा ऑप्शन मान लो ए है, तो पहला ऑप्शन मैदान है, दूसरा है पठार और तीसरा है पर्वत। तो हमारे यहाँ अगर इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें हमें पठार, पर्वत और मैदान, पठार और पर्वत, इनका परसेंटेज अलग अलग मैंने आपको बता दिया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिमालय की हम लोग विभाजन जो बात करेंगे, हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है उनको मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले आप लोग डालेंगे हिमालय, इसको हिमालय कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम लोग हिमालय में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद तब हम लोग हिमालय का दूसरा पॉइंट हम लोग इसका विभाजन पढ़ेंगे, तब हम लोग इसका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है। इसका विभाजन कैसे हुआ है, लंबवत, क्षैतिज, इसको बताना है आपको हमें। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की विशेषता क्या है, हिमालय की अपनी क्या विशेषता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो टोटल हिमालय में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे उनका विभाजन किया गया, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सब जब हम लोग अलग अलग पॉइंट में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तब हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हिमालय को समझने में, और हिमालय से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस के हों, सारे क्वेश्चन को हल करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय की उत्पत्ति की चर्चा अगर कर रहे हैं तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है पहले हम इसको बताना है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत आता है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको चर्चा हम लोग आगे करेंगे हम लोग इसकी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में एक विद्वान थे, उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था, इनका नाम था बेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, और इन्होंने बताया था कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जो है अगर ये है तो पूरी पृथ्वी में एक जगह पर महासागर थे, एक जगह पे महासागर थे और एक जगह पे महाद्वीप थे, महाद्वीप। तो महाद्वीप को इन्होंने नाम दिया था पेंजिया, और महासागर का इन्होंने नाम दिया था पेंथालसा। इन्होंने महासागर को पेंथालसा कहा था। ये पूरा क्षेत्र महासागर है, ये पूरा महाद्वीप है। तो इन्होंने महाद्वीप, इसी महाद्वीप के टूटने से ही भारतीय प्रायद्वीप की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है हमें इसी की चर्चा करनी है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्होंने बेगनर महोदय ने बताया। और हिमालय जो है एक वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसका एक हम डायग्राम बना के पहले आपको समझाते हैं और फिर इसके बाद में हम बताते हैं। बेगनर महोदय ने बताया था कि मान लीजिए ये यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशिया, ये यूरेशिया प्लेट है। हमारी पृथ्वी पे कई प्लेटें पाई जाती हैं, तो ये यूरेशियाई प्लेट है, और ये है आपका इंडियन प्लेट, ये हो गया आपका भारतीय प्लेट।
ये दो प्लेटें हैं अलग अलग। भारतीय प्लेट का जो मूवमेंट था वो उत्तर और उत्तर पूरब की ओर था, जबकि यूरेशियाई प्लेट स्थिर थी, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, ये स्थिर थी बिल्कुल। अब हुआ क्या कि यूरेशिया की ओर से कई नदियां, हमारी नदियां थी, वो नदियां इसी में गिरती थी और ये बीच में एक बड़ा सा सागर था, इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर इसका नाम था। और नदियां जो है यूरेशिया की ओर से भी गिरती थी और नदियां यहाँ इंडियन प्लेट की ओर से भी गिरती थी। तो ये नदियां थी और ये भी नदी है, ये भी नदी है। तो नदियां जब गिरती थी टेथिस सागर में, तो टेथिस सागर यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में था और इसी में जब नदियां गिरती थी तो नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद लेके आती हैं और वो गाद ला करके इसी टेथिस सागर में जमा करना शुरू कर दिया। टेथिस सागर में जमा करना शुरू कर दिया। अब ये पूरा गाद से पूरा टेथिस सागर मिट्टी से भर गया और जब भारतीय प्लेट, यही भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई, यही भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो जो ये मिट्टी है इसी का वलन हो गया ऐसे और इसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जो ये मिट्टी है आपको यहाँ जो दिख रही है, जो ये आपको ये अवसाद दिख रहा है नदियों द्वारा लाया गया, यही अवसाद ऊपर की ओर आ गया, यही अवसाद ऐसे वलित हो गया और इसी से अलग अलग हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसको 4 हिमालय, हमारे टोटल 4 हिमालय हैं और चारों हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी तरह से मानी जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब आपको ये मैप बनाना होगा तो इसमें आपको बताना होगा कि ये यूरेशियाई प्लेट है, ये आपका जो है यूरेशियाई प्लेट है और ये आपका भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई जाकर के और टकराने से जब यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकरा गई तो इसके टकराने से जो ये अवसाद था, यही सारा अवसाद ऊपर की ओर वलित हो गया और इसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जो है ये अगर इसको हम यूरेशिया मान लेते हैं और ये है भारतीय प्लेट, तो भारतीय प्लेट ऐसे ही मूव करके और जितने भी यहाँ पर अवसाद से यही सारे अवसाद ऐसे फोल्ड हो गए, वलित हो गए, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है ये यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुई है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले अगर कि जो है बात किया जाए कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, तो मैंने आपको बता दिया हिमालय की उत्पत्ति। अब बात करते हैं हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का जो उत्पत्ति हुई है वलित पर्वत को, इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं। ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद शिवालिक और वो लघु हिमालय और लघु हिमालय के बाद शिवालिक। तो ऐसे हिमालय की उत्पत्ति हुई और ये अगर आपको हम कहते हैं तिब्बत का पठार, ये आपका तिब्बत का पठार है और ये आपका जो है गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है। तो भारतीय प्लेट के टकराने से ही इसमें वलन हो गया। तो इसमें जो फोल्ड हुआ है, जो इसमें ये फोल्ड हुआ है, यही फोल्ड जो है अलग अलग हिमालय के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय और इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। तो ये 4 हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगर इसको हम नॉर्थ या उत्तर मान लेते हैं, इसको हम साउथ या दक्षिण मान लेते हैं, तो सबसे पहले अगर उत्तर से हम चलते हैं तो नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर ग्रेट हिमालय, नंबर 3 पर लघु हिमालय और नंबर 4 पर शिवालिक। इन पर्वतों की उत्पत्ति ऐसी हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है। तो हिमालय का विभाजन 2 तरह से किया गया है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे हिमालय का विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हिमालय का विभाजन। सबसे पहले हम लोग हिमालय का विभाजन करेंगे, तो आप लोग डालेंगे हेडिंग हिमालय का विभाजन 2 तरह के ऐसे। ठीक है, हमने उत्पत्ति बता दिया हिमालय का। अब हिमालय का हम लोग विभाजन करेंगे। तो हिमालय का विभाजन 2 तरीके से हुआ है ऐसे। एक हुआ है लंबवत विभाजन और एक हुआ है क्षैतिज। क्षैतिज विभाजन कहते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक
विभाजन बोला जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक विभाजन। तो लंबवत विभाजन में हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है और क्षैतिज कैसे विभाजित हुआ है, हमें इसी की एक एक करके चर्चा करनी है। सबसे पहले अगर हम लंबवत विभाजन की बात करें तो लंबवत विभाजन में सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहले आपका आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक। चौथा है आपका शिवालिक। ये 4 हिमालय में विभाजन किया गया है। अगर इनको हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद लघु हिमालय और लघु के बाद शिवालिक। तो आप लोग जहां ये आपने ये 4 पॉइंट में लिखा है 1, 2, 3 और 4, उसी के नीचे आप लोग ये मैप बना लीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर ग्रेट हिमालय, नंबर 3 पर शिवालिक और नंबर 4 पर है आपका लघु, नंबर 3 पर लघु हिमालय और नंबर 4 पर शिवालिक। तो ये 4 श्रेणियों का निर्माण ऐसे ही हिमालय का हुआ है। ठीक है, तो ये हिमालय का लंबवत विभाजन है। अगर क्षैतिज विभाजन की बात करें तो इसको हम लोग पहले लंबवत विभाजन को डिटेल में पढ़ के तब हम लोग क्षैतिज विभाजन की ओर आएंगे। तो सबसे पहले आप ये मैप बना लीजिएगा और इसमें आपको देखिएगा कि हिमालय को 4 भागों में कैसे बांटा गया है। अब हम लोग हिमालय को अगर बांटना चाहें तो हम एक अलग तरीके से भी इसको हम बांट सकते हैं और इसको हम लोग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया का। ये आपका हिमालय का ये पूरा आपका मैप बन गया। ठीक है, ये आपका पूरा मैप बन गया जो है नॉर्थ इंडिया का। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें हिमालय का, तो मैंने आपको बताया कि जो हिमालय है, हिमालय का विभाजन लंबवत विभाजन की अभी हम बात कर रहे हैं। लंबवत विभाजन, ध्यान दीजिएगा, लंबवत विभाजन की अगर हम बात करें, इसको हम जो है हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कहेंगे। तो लंबवत विभाजन कैसे किया गया है इसको मैंने आपको 4 भागों में बताया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके आपको मैप बना करके बताएंगे जिससे आपको वो चीजें बिल्कुल डिटेल में याद हो जाए। सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहले आपका ये है ट्रांस हिमालय, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं। इसको हम ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं और ये चूंकि आंतरिक भाग में है तो इसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको हम तिब्बत, क्योंकि ये तिब्बत के क्षेत्र में है, इसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप तीनों नाम लिखिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय में आपका जो है सबसे आंतरिक भाग में है तो इसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको हम क्योंकि तिब्बत के क्षेत्र में भी है, क्योंकि ये चीन है और ये चीन का तिब्बत का एरिया है, तो इसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पहला विभाजन हो गया, मैंने बता दिया। दूसरा जो विभाजन है वो है आपका ग्रेट हिमालय। तो दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, ये है आपका ग्रेट हिमालय, ये है आपका ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय जो है ये आपका जो है चाइना में भी है, इंडिया में भी है और नेपाल में भी पड़ता है। तो दूसरा जो हिमालय हो गया इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय। इसको हिंदी में महान हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमांद्री भी कहा जाता है। हिमांद्री, इसको हम हिमांद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका दूसरा नंबर पर ग्रेट हिमालय। तीसरे नंबर की अगर बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर है आपका लघु हिमालय, यह है आपका लघु हिमालय। ठीक है, ये आपका लघु हिमालय हो गया। अब लघु हिमालय जो है ये सबसे लास्ट, ये 3 नंबर पर पड़ता है। इसको हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। इसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पर है आपका जो है, तो नंबर 4 पर है आपका शिवालिक और शिवालिक श्रेणी सबसे बाहर की ओर है, तो इसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
शिवालिक, तो ये क्षेत्र हो गया आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और चूंकि ये सबसे बाहर की ओर है इसीलिए हम इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अलग अलग हिमालय के नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ये क्योंकि भारत और चीन दोनों में फैला हुआ है। और सबसे पहला हिमालय है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की श्रेणी लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय वो ट्रांस हिमालय के बीच में पड़ती है। तीसरा है आपका जो है शिवालिक, तो तीसरा श्रेणी है आपकी शिवालिक है। और चौथी है आपका जो है लघु शिवालिक हिमालय। अगर इसी हिमालय को हम एक और मैप से समझने का प्रयास करते हैं तो अभी मैंने ये बनाया भी था, ये आपका हो गया आपका ये। तो ये 4 हिमालय की मैंने चर्चा किया। तो जो मैप यहाँ बना हुआ है, जो मैंने ये मैप यहाँ सब बनाया है, यही मैप मैं अगर यहाँ बनाता हूँ, दूसरा मैप बनाता हूँ इस तरह से, तो सबसे पहला वाला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा हो गया आपका लघु हिमालय और चौथा हो गया आपका शिवालिक। तो ये 4 हिमालय टोटल हैं हमारे भारत में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मैंने एक बार क्रम बता देता हूँ। ये अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये अगर साउथ है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर ग्रेट हिमालय, नंबर 3 पर लघु हिमालय और नंबर 4 पर शिवालिक। इस तरह से चारों हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और चारों हिमालय को इनको हम हिमालय को हम बोलते हैं लघु, ये क्या कहते हैं, वलित हिमालय। इसको हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। ठीक है, तो हम पूरा विश्वास है कि आप लोग हिमालय का लंबवत विभाजन को समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके सबके बारे में हम दोबारा डिटेल में बताएंगे कि किस हिमालय की क्या विशेषता है, कैसे है, और उनकी एक एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे और ट्रांस हिमालय की विशेषताओं को बताएंगे, उनके विभाजन को बताएंगे और उनकी एक एक चीजों को हम आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 पर है आपका, नंबर 1 पर लंबवत विभाजन में नंबर 1 पर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय, इसी को बोलते हैं तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय, इतने नामों से हम इसको जानते हैं। और ट्रांस हिमालय का विभाजन कितने तरीके से किया गया है, तो हम यहाँ पर एक मैप भी बनाएंगे और आपको इसको हम लिख भी देंगे कि ट्रांस हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय टोटल, ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हमें उनकी एक एक करके बताना है और आपको मैप पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे इसमें क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय में एक पहाड़ी है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 पर है आपका लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 पर है आपका जास्कर श्रेणी और नंबर 4 पर है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये 4 पर्वत श्रेणियां आपका किससे पड़ती हैं, ये पड़ती हैं ट्रांस हिमालय में। आपको याद रखना होगा कि ट्रांस हिमालय में या आंतरिक हिमालय में, तिब्बत हिमालय में 4 पहाड़ियां आती हैं। पहला है आपका काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इन चारों का जो विभाजन किया गया है मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय अगर हम यहाँ एक मैप के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो हम इसको एक तरीके से अलग समझ सकते हैं। जैसे ये है आपका जम्मू कश्मीर का मैप है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। अब ट्रांस हिमालय को अगर हम मैप पे समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा आपका काराकोरम श्रेणी। तो ये हो गया आपका काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आपका आएगा लद्दाख, ये हो गया आपका लद्दाख और ये हो गया आपका जास्कर और ये हो गया आपका
ये हो गया आपका कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब इस पूरे को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। मैंने एक तरफ आपको लिख भी दिया है और दूसरी तरफ मैंने आपको ये मैप बना के दिखा भी दिया है कि 4 हिमालय कौन कौन से हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश पर्वत श्रेणी। इन्हीं चारों के माध्यम से हम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में, ये ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का विभाजन ये 4 प्रकार से किया गया है। मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अगर हम बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो काराकोरम श्रेणी की विशेषताओं की चर्चा मैं अभी करूंगा, फिर लद्दाख की चर्चा मैं करूंगा, फिर जास्कर चर्चा करूंगा और फिर मैं कैलाश पर्वत श्रेणी की भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी चीन में स्थित है और ये लद्दाख पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। ये लद्दाख पर्वत का ही विस्तार माना जाता है, लेकिन फिर भी ये आपका एक अलग कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो चीन में स्थित है और लद्दाख भारत में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांस हिमालय की चर्चा करें तो ट्रांस हिमालय 4 भागों में विभाजित है, जिनकी मैंने आपसे एक एक करके चर्चा किया है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग काराकोरम हिमालय की बात करेंगे श्रेणी की, फिर लद्दाख की, फिर जास्कर की और फिर कैलाश पर्वत श्रेणी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। उनको आपको समझाऊंगा भी और मैप में आपको दिखा भी दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पर काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी क्या है, कैसे बनी, इसकी विशेषता क्या है, इनकी हमें एक एक करके चर्चा आपसे करनी है। तो अगर हम एक मैप ड्रॉ करते हैं और यह आपका जम्मू कश्मीर का मैप है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र है काराकोरम, ये काराकोरम पहाड़ी है। ठीक है, अब काराकोरम पहाड़ी है तो काराकोरम की विशेषता यह है कि काराकोरम पहाड़ी का लोकेशन कहाँ है, इसका क्षेत्र कहाँ है, तो हम लोग बताएंगे ये भारत के लद्दाख में स्थित है। ये अब जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है, अब ये लद्दाख में स्थित है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी बना दिया गया है, तो इसलिए जो है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है काराकोरम श्रेणी। और ये किसका भाग है, तो ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का ये भाग है, पहली चीज। दूसरी अगर विशेषताओं की बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है ये पामीर पठार का एक गांठ के रूप में जाता है। ये है आपका पामीर का पठार। ठीक है, तो पामीर पठार से ये निकलती है और ये जो है इस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, अगर कहा जाए कि ट्रांस हिमालय में आपका एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है K2। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में K2 पर्वत श्रेणी है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी कहते हैं इसको। ठीक है, पर्वत चोटी स्थित है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है, तो आप बताओगे ये काराकोरम में स्थित है, अर्थात ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो चाहे वो ट्रांस हिमालय के बारे में पूछे आपसे तब भी आप बता लोगे और काराकोरम श्रेणी के बारे में पूछे तब भी आप बता दोगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय ये K2 है और K2 को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तो K2 को हम लोग कहते हैं गाडविन आइंस्टीन। K2 को का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसको गाडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। जो है ये आइंस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे, वो थे अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी, तो इसीलिए इसको हम लोग ठीक है K2 कहते हैं। ठीक है, और ये गाडविन आइंस्टीन इसको कहते हैं या K2 कहते हैं, और इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा एक चीज और इसमें याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि ट्रांस जो K2 है ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो हम लोगों ने पहले बता दिया ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अभी हमें एक दो चर्चा और करनी है। इसमें पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो हमें उन ग्लेशियर की भी चर्चा करनी है। कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं।
तो ट्रांस हिमालय से कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये अगर आपका ये है और ये आपका ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में कई हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद, इसको हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं, ग्लेशियर भी बोला जाता है, बर्फ के क्षेत्र होते हैं। तो ट्रांस हिमालय में कई बर्फ के क्षेत्र हैं जिनको हम एक क्रम से आपको लिखवा देते हैं, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। और अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ग्लेशियर हैं जो आपके काराकोरम में पाए जाते हैं और भारत में स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला ग्लेशियर की बात करें, तो सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो है आपका, उसका नाम है बालतूरा। मैं एक एक करके लिख देता हूं आपको। बालतूरा, बालतूरा ग्लेशियर नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके बालतूरा के बाद दूसरा जो ग्लेशियर है वो है आपका हिस्पार, दूसरा है हिस्पार, हिस्पार ग्लेशियर है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्पार ग्लेशियर के बाद इसका बाद आपका है बियाफो, नंबर 3 पे जो ग्लेशियर है ये आपका है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर है। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है बालतोरा, बालतोरा ग्लेशियर है। इसके बाद है आपका सियाचिन ग्लेशियर, तो ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। तो मैंने आपको एक क्रम में मैंने सारे ग्लेशियर की चर्चा आपसे की है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर उनकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो है बालतोरा ग्लेशियर, नंबर 2 पर हिस्पार, नंबर 3 पर बियाफो, नंबर 4 पर बालतोरा और नंबर 5 पर सियाचिन। ये सारे ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। सब जो है काराकोरम श्रेणी में इनकी लोकेशन है, या हम इनको ट्रांस हिमालय का भाग भी कह सकते हैं। और ये भारत का सबसे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन ग्लेशियर एक युद्ध स्थल है भारत पाकिस्तान के बीच में, इनको लेकर के सीमा विवाद भी है। तो ये जो है भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक -40 डिग्री के तापमान में भी यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया ट्रांस हिमालय आंतरिक, या इसी को हम तिब्बत हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, काराकोरम श्रेणी के बारे में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये जो है क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, मैंने एक एक करके आपके सामने चर्चा किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अन्य जो है ट्रांस हिमालय में कुछ अन्य हिमालय की भी बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख और जास्कर, अगर हम लद्दाख और जास्कर की बात करते हैं तो अगर ये आपका मैप है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले काराकोरम, और काराकोरम के बाद है लद्दाख। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही विस्तार आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये आपका लद्दाख हो गया, और ये हो गया आपका जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर जो है पर्वत श्रेणियां, और इसी का है कैलाश पर्वत श्रेणी, और तीनों ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। मैंने आपको एक बार मैप दोबारा बना दिया है, आप इसकी लोकेशन को बना लीजिएगा, और सबकी लोकेशन को आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा कि ये वाला है आपका काराकोरम, काराकोरम मैं दोबारा लिख देता हूं, ये आपका है लद्दाख, ये है आपका जास्कर, और ये है आपका है कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये चारों क्षेत्र किसका हिस्सा है, ये चारों क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हिमालय है वो आपका है जो है ग्रेट हिमालय। अब हम लोग ग्रेट हिमालय की चर्चा करेंगे, और ग्रेट हिमालय में की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका ट्रांस हिमालय की बात करें, तो ट्रांस हिमालय के बाद जो ग्रेट हिमालय होता है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेट हिमालय। नंबर 2 आपका हो गया ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत का जितने भी विश्व की ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है या जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, वो सारे के सारे इसी ग्रेट हिमालय का ही भाग माने जाते हैं, ठीक है।
अगर हम ग्रेट हिमालय की एक लोकेशन बताते हैं तो सबसे पहले आप लोग एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा कि ग्रेट हिमालय की लोकेशन क्या है। ग्रेट हिमालय की लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा अगर करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले है आपका है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद ये वाला हिस्सा है ग्रेट हिमालय। तो ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, और ग्रेट हिमालय के बाद है लघु हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का लोकेशन कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पड़ता है आपका कौन सा हिमालय, आपका पड़ता है ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय की अगर हम विशेषताओं की चर्चा करें तो ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, कौन कौन से पर्वत आते हैं, इनकी हम बात करें तो याद रखिएगा ग्रेट हिमालय जो है कि जो लोकेशन है मैंने आपको बता दिया है। इन ग्रेट हिमालय में अगर प्रमुख पर्वत चोटियों की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हम मैप बना करके दोबारा इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो कौन कौन से पर्वत हैं जो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, हमें एक एक करके उनकी चर्चा करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ये आपका मैप हो गया, और ये जो है इस क्षेत्र के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से ग्रेट हिमालय के भाग पर्वत पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये है आपका नेपाल में है, और ये पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में आपका यहीं पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भी सिक्किम में पड़ता है, और ये भारत में पड़ता है सिक्किम में, और ये भी ग्रेट हिमालय का ही एक पर्वत श्रेणी है। इसके बाद में आपका नेपाल में पड़ता है मकालू। आपसे पूछा जाएगा कि मकालू पर्वत कहाँ पर है, तो मकालू पर्वत भी है आपका जो है ग्रेट हिमालय का भाग है, लेकिन ये नेपाल में पड़ता है। लोकेशन भी मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका नेपाल है। तो आपको ऐसे चीज़ों को याद करना होगा कि ग्रेट हिमालय में कौन कौन से भाग आते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें धौलागिरी, तो नेपाल में एक पर्वत और है, उसका नाम है धौलागिरी। तो धौलागिरी श्रेणी भी किस हिमालय का भाग है, तो ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है, ग्रेट हिमालय का भाग है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, ये भी ग्रेट हिमालय का भाग है। इसके बाद में अन्नपूर्णा, नेपाल में ही एक पर्वत है आपका अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा पर्वत भी किसका भाग है, ये भी जो है ग्रेट हिमालय का भाग है। इसके बाद में उत्तराखंड में है नंदा देवी बायो रिजर्व भी है। नंदा देवी एक फूलों की घाटी जिसे हम लोग कहते हैं, या फूलों की घाटी भी है, ये उत्तराखंड में है, ये भी ग्रेट हिमालय का ही भाग माना जाता है। इसके बाद में नामचा बरवा, यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी ग्रेट हिमालय का भाग माना जाता है। इसके बाद में एक आपने सुना होगा उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ हिमनद भी, बद्रीनाथ पर्वत श्रेणी भी वो किससे पड़ता है, ये भी ग्रेट हिमालय का ही भाग माना जाता है। तो ग्रेट हिमालय में कितनी पर्वत चोटियां हैं मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया है, और ये है आपका ग्रेट हिमालय का लोकेशन। ठीक है, मैंने आपको मैप ड्रा कर दिया, इसको आप एक बार बना लीजिएगा। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ पर हैं, इनके आपको याद रखना होगा। जैसे अगर बात करें अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, ये आपका माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ पे है, ये नेपाल में पड़ती हैं, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में भारत में पड़ता है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, और सब ग्रेट हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगला जो पर्वत श्रेणी है वो है आपका जो है लघु हिमालय। अब हम लोग लघु हिमालय की चर्चा करेंगे। नंबर 3 है आपका लघु हिमालय। ठीक है, लंबोप विभाजन में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो वो है आपका लघु हिमालय। तो अब हम लोग नंबर 3 पर डालेंगे हेडिंग लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्यम हिमालय भी कहा जाता है, या मध्य हिमालय भी कहते हैं इसको, और इसको हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
अब 3 नंबर पर बात करेंगे लघु हिमालय की बात करेंगे। इसको हम लोग लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब लघु हिमालय का जो विस्तार है, अगर उसकी बात किया जाए, इसका लोकेशन की बात किया जाए, तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, और ग्रेट के बाद लघु, और लघु के बाद शिवालिक। ठीक है, तो ये लघु हिमालय है वो नंबर 3 पर है। ठीक है, अगर ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, तो नंबर 3 पर आपका पड़ता है लघु हिमालय। तो आपसे पहले ये पूछा जाएगा, और चौथा है आपका शिवालिक। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो लघु हिमालय है उसकी लोकेशन क्या है। तो हम बताएंगे कि जो लघु हिमालय है इसकी लोकेशन ये है कि ये शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर ये आपका शिवालिक है या आपका ग्रेट हिमालय है, तो इसी के बीच में जो हिमालय पड़ता है इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। तो सबसे पहले बेटा हमें यह बात ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, कि इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि लघु हिमालय की लोकेशन कहाँ है। कभी कभी एग्जाम में आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है कि लघु हिमालय की लोकेशन कहाँ पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर लघु हिमालय की लोकेशन ही हमें नहीं पता रहेगी तो हम क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में ही लघु हिमालय पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय को, अगर दूसरे मैप से समझने का प्रयास करें भारत के संदर्भ में, तो लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, इनकी हम चर्चा एक एक करेंगे। सबसे पहले एक हम मैप ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैप ड्रा करेंगे और इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो लघु हिमालय की अगर बात करते हैं तो लघु हिमालय में कौन कौन से पर्वत चोटियां यहाँ पर आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आती हैं वो आपका है मसूरी। यहाँ पर है आपका मसूरी। मसूरी एक पर्वत चोटी है। ठीक है, और आईएएस की ट्रेनिंग भी यहीं पर होती है मसूरी में। तो मसूरी पर्वत श्रेणी हो गया। इसके बाद में आपने सुना होगा जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जहाँ पर चाय की खेती होती है, तो दार्जिलिंग पर्वत चोटी भी कहाँ पर, श्रेणी कहाँ पर भी है, चोटी लघु हिमालय का भाग मानी जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें और कौन कौन से हिमालय चोटियाँ आती हैं, तो इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं तो पीर पंजाल, इसमें अगर हम बात करें तो एक है आपका पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है अगर हम वो कहाँ पे है, तो पीर पंजाल श्रेणी ये वाला पड़ता है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, तो ये है आपका जो है लघु हिमालय का भाग है। इसके बाद में एक है धौलाधर, धौलाधर। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी ये सब किसका भाग माने जाते हैं, ये सब माने जाते हैं आपके लघु हिमालय के भाग माने जाते हैं। और इन्हीं जो है ध्यान दीजिएगा, इन्हीं जो हिमालय मैंने अभी बांटा है आपका लघु हिमालय, ये आपका लघु हिमालय है। और लघु हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो लघु हिमालय में कई ऐसे शहर स्थित हैं जहां पर पर्यटन के रूप में उनको हम जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे नैनीताल, नैनीताल, तो नैनीताल जो पर्यटन क्षेत्र है वो किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है। इसके बाद में यहीं पर है रानीखेत। रानीखेत जो लोग उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा, या जो लोग घूमने गए होंगे उनको भी पता होगा कि ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा ही पर्यटन के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें शिमला, तो जो शिमला है, शिमला भी किस में पड़ता है, ये भी लघु हिमालय का भाग माना जाता है। ठीक है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं और ये भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यटन के क्षेत्र माने जाते हैं। इस समय अगर ठंडी की बात करें, शीतकाल की बात करें, तो इस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा, वो स्नोफॉल हो रहा है और लोग उसको देखने के लिए आजकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्षेत्र, मसूरी भी एक पर्यटन का क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र किसमें पड़ते हैं, लघु हिमालय में पाए जाते हैं।
ठीक है। लघु हिमालय के में जो है कई कोटधारी वन भी पाए जाते हैं, जिससे हम लोग, जैसे ये कोटधारी वन, इसको हम लोग शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी ग्रेट हिमालय का ही लघु हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, जो अगर बात करें चौथा हिमालय की बात करते हैं तो वो है हमारा शिवालिक। अब हम लोग शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, उनको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब 4 नंबर पर है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। इसी को हम, चूंकि ये बाहर की ओर है तो इसको हम लोग बाय हिमालय भी बोलते हैं, बाय हिमालय। इसको बाय हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बाहर की ओर है। और इसकी लोकेशन कैसी है? तो सबसे पहले इसकी लोकेशन बता देते हैं। ये ट्रांस हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका लघु हिमालय या लेसर हिमालय, और ये आपका है शिवालिक। तो ये आपका शिवालिक जो है वो यही पर्वत श्रेणी है जो सबसे बाहर की ओर है। अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मानते हैं, तो सबसे बाहर की ओर जो पर्वत श्रेणी है यही है आपका शिवालिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाय हिमालय बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय की क्या विशेषता है? शिवालिक हिमालय को बाय हिमालय कहते हैं। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, जैसे यमुना, ये सब नदियाँ इसी क्षेत्र से निकल करके और भारत के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं लघु, ये आपका शिवालिक हिमालय का, तो शिवालिक हिमालय अगर हम एक अलग से मैप बना के बात करते हैं तो ये मैप दोबारा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तो मैंने लोकेशन बता दिया आपको कि शिवालिक हिमालय कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आपका ये मैप है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो पर्वत श्रेणी पड़ती है इसी को हम शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। यही आपका शिवालिक है और यहीं से कई नदियां भारत की ओर निकलती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक है, इसी के बीच में कई घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम लोग दून कहते हैं। इसी को, जैसे देहरादून, ठीक है, इसी को दून या देहरादून के नाम से जाना जाता है। इसी को द्वार भी कहा जाता है, द्वार या देहरादून, ठीक है। कि घास के मैदान इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ पे कई जनजातियां हैं जो इन ऋतु प्रवास करती हैं और घास के मैदानों में ही वो अपने जानवरों को चराती हैं, ठीक है। और यहाँ से कई नदियाँ भारत में निकलती हैं शिवालिक से। उन नदियों की जब हम चर्चा करेंगे तो उनके बारे में आपको हम डिटेल में एक एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो यह आपका हो गया हिमालय का भौतिक विभाजन में हमने सबसे पहले लंबवत विभाजन की चर्चा मैंने आपसे कर दी है, जिसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल में बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज आपको समझा दिया है कि भारत का जो विभाजन किया गया है वो 6 भागों में किया गया है। और उसमें सबसे पहला जो भाग है वो आपका हिमालय मैंने किया, और हिमालय में हमने लंबवत विभाजन की चर्चा आप लोगों से की है। अब हम लोग हिमालय की बात करें, फिर से दोबारा अगर बात करें हिमालय, तो हिमालय का हमने 2 विभाजन आपको बताया था, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज। जो दूसरा विभाजन है वो आपका है क्षैतिज विभाजन। तो हमने लंबवत विभाजन के अंतर्गत 4 हिमालय की चर्चा आपसे कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है ट्रांस हिमालय के बारे में, सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया ग्रेट हिमालय की विशेषता बताया। फिर तीसरा मैंने आपको बताया जो है लघु हिमालय की, और अंत में मैंने आपको शिवालिक की भी मैंने आपसे चर्चा कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्षैतिज विभाजन की। तो आप लोग डायग्राम में क्षैतिज विभाजन कौन कौन से भारत में किए गए हैं ट्रांस हिमालय का, पहले हम इसको बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा क्षैतिज विभाजन का जो आधार है वो नदियां हैं। याद रखिएगा क्षैतिज विभाजन का जो आधार किया गया है वो नदियों के आधार पर किया गया है। ये आधार है विभाजन का। अभी जब मैप में आपको समझाऊंगा तो डिटेल में आपको समझ में टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षैतिज अगर विभाजन की बात करें तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो नंबर 1 जो पहला विभाजन है वो आपका पहला विभाजन है कश्मीर या पंजाब या पश्चिमी
पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इतने नामों से इसको जाना जाता है। अभी मैं मैप बनाऊंगा और मैप बना के जब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा एक एक करके, तो आपको डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है आपका कश्मीर, पंजाब या पश्चिमी हिमालय। नंबर 2 जो दूसरा विभाजन है वो है आपका कौन सा? दूसरा है आपका कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी नदियों के आधार पर बटा हुआ है। अभी मैप के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है आपका जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। और नंबर 4 है आपका असम हिमालय, असम या अरुणाचल, अरुणाचल हिमालय। और 5वां जो विभाजन किया गया है इसको कहते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। और इनकी एक एक करके हम आपसे चर्चा हमें करनी है। इन हिमालय की विशेषताओं को बताना है। इन हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां प्रमुख पड़ती हैं, इनकी चर्चा हमें करनी है। और इन हिमालयों में हमें क्या क्या जो है अन्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इनकी भी हम आपसे चर्चा एक एक करके आपसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका क्षैतिज विभाजन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 5 विभाजन मैंने बताया है। 5वां विभाजन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो आपका लंबवत विभाजन भी मैंने बता दिया, ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक। अब बात करते हैं क्षैतिज विभाजन या प्रादेशिक विभाजन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पड़ता है शिवा, कश्मीर, पंजाब या पश्चिमी हिमालय। नंबर 2 कुमायूं हिमालय। नंबर 3 नेपाल हिमालय। नंबर 4 असम या अरुणाचल हिमालय। और नंबर 5 पूर्वांचल हिमालय। और इन सभी हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है? नदियों को सीमा मानकर किया गया है, नदियों के आधार पर किया गया है। तो हम एक एक करके हम उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम हिमालय का क्षैतिज विभाजन और इनको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां उसमें आती हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा हेडिंग हिमालय का क्षैतिज विभाजन। फिर से हिमालय का क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज विभाजन की बात करेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रादेशिक, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय का क्षैतिज या प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया है अब हम लोग एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज विभाजन। ठीक है, अब इसकी हम लोग चर्चा एक एक करके करने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं और किस आधार पर इनको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हिमालय के विभाजन को, तो एक पहले हम मैप ड्रॉ करके सारे विभाजन को हम आपको दिखा देते हैं। पहले हम लिख भी देते हैं और उन विभाजन को हम आपको दिखा भी देते हैं। पहला जो विभाजन है मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको हम लोग कश्मीर, पंजाब या फिर पश्चिमी हिमालय कहते हैं। तो पश्चिमी हिमालय का इसका विभाजन कैसे किया गया है इसकी चर्चा पहले हम लोग बता देते हैं लोकेशन में, फिर दोबारा इसको हम एक एक करके लिखेंगे। अगर हम इसको भी एक मैप पे थोड़ा ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ठीक है, ये आपका मैंने मैप बना दिया है, उत्तर भारत का मैप आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिमालय में सबसे पहले कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक पड़ता है, इसको पंजाब और कहा जाता है पश्चिमी हिमालय। तो नदियों के आधार पर मैंने ये विभाजन जो किया गया है, ये आधार क्या किया गया है मैंने अभी बताया आपको, ये आधार है नदियां। कैसे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले नदी है सिंधु, ये नदी है सिंधु नदी और ये नदी है सतलज, सतलज। तो याद रखिएगा सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो आपका है कश्मीर हिमालय। अब इसके बीच में जो ये हिमालय पड़ता है, ये पूरा हिमालय, ये पूरा जो हिमालय है इसी को हम लोग बोलते हैं कश्मीर हिमालय,
या इसी को हम लोग पंजाब हिमालय या इसी को हम लोग पश्चिमी हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु और ये कश्मीर पंजाब या जो है ये कश्मीर पंजाब या पश्चिमी हिमालय किस नदी के बीच में पड़ता है, तो हम बताएंगे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो ये हिमालय पाया जाता है, इस हिमालय को हम बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, ये आपका हिमालय का ये विभाजन किया गया है। ठीक है, दूसरा जो विभाजन किया गया है वो नदी है, एक तरफ सतलज नदी है और एक तरफ नदी है काली। ये नदी हो गई काली नदी, और इसी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इसी हिमालय को हम लोग बोलते हैं, इस हिमालय को हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय दो नदियों के बीच में पड़ता है, सतलज और काली नदी के बीच में। आपसे पूछा जाएगा, तो नंबर 2 हो गया आपका, दूसरा जो विभाजन हो गया वो हो गया आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, अब कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो कुमायूं हिमालय जो है ये एक नदी है आपका सतलज नदी और एक नदी है काली नदी। तो सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है इसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। जो तीसरा विभाजन है काली नदी, और नदी यहां बहती है तिस्ता, ये नदी हो गई तिस्ता। तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो ये हिमालय है इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक है। तो काली और तिस्ता ये नदी है, काली नदी और ये तिस्ता नदी, इसी के बीच का जो लोकेशन है इसी को बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, यह होगा तीसरा विभाजन। अब बात करेंगे चौथा विभाजन, तो तिस्ता नदी और यह नदी है ब्रह्मपुत्र। तो यह नदी हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो ये हिमालय है, इस हिमालय को हम बोलते हैं दो नामों से, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, असम, या फिर इसको हम बोलते हैं अरुणाचल हिमालय। तो यहां पर नंबर 3 पर हो गया आपका नेपाल हिमालय, और नंबर 4 पर हो गया आपका असम या अरुणाचल हिमालय। ठीक है, ये हमने इसकी चर्चा आपसे कर दिया है। अब ये वाला क्षेत्र हो गया आपका कौन सा हिमालय, ये हो गया आपका असम या अरुणाचल हिमालय। ये किन नदियों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर अगर तिस्ता नदी है तो यहाँ पर नदी है आपका ब्रह्मपुत्र। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है इसको हम लोग असम या अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पांचवा विभाजन है, आपका जो पांचवा विभाजन है ये है आपका कौन सा हिमालय, तो ये आपका है पूर्वांचल हिमालय, जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के और मिजोरम तक फैला हुआ है, और इस हिमालय को हम नाम देते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। तो ये हो गया आपका, मैंने विभाजन आपको बता दिया है सारा। ठीक है, तो नंबर 5 पर है आपका पूर्वांचल हिमालय। एक तरफ मैंने आपको लिख भी दिया है और दूसरी तरफ मैंने आपको मैप पे दिखा दिया है। मैंने ये भी बताया है कि नदियों के आधार पर इनको किया गया है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है, रिपीट कर रहा हूं, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है इसे पंजाब और कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसके बीच के सतलज और काली के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तिस्ता नदी के हिमालय के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को हम लोग असम अरुणाचल कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के मिजोरम तक के हिमालय को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। मैंने एक एक करके आपको लोकेशन बता दिया सबको मैंने अब मैप में आपको ड्रॉ भी कर दिया है, जिससे आपको ये पढ़ने में और ये लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हिमालय का मैंने भौतिक विभाजन कंप्लीट कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं अभी इसमें डिटेल में आपको बताना है मुझे अभी थोड़ा सा कश्मीर हिमालय के बारे में, कुमायूं हिमालय के बारे में, नेपाल हिमालय के बारे में, असम अरुणाचल हिमालय के बारे में और पूर्वांचल हिमालय के बारे में। हम इसको अलग अलग तरीके से दोबारा पढ़ने का प्रयास करेंगे फिर से अलग से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कश्मीर हिमालय की बात करें
तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा और उनके बारे में मैं बना दूंगा, आप लोग उनको लिख लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय का मैं दोबारा बना देता हूं और आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपको मैं कश्मीर हिमालय के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि जो कश्मीर हिमालय है वो दो नदियों के बीच में पड़ता है। सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं बाकी और हटा देता हूं, ये सब कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ नदी है सिंधु नदी और एक तरफ नदी है सतलज नदी, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय पड़ता है इसको हम लोग कश्मीर, पंजाब या फिर पश्चिमी हिमालय के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंजाब, कश्मीर या पश्चिमी हिमालय जो है ये किन नदियों के बीच में पड़ता है, तो आप बताओगे ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। इसमें कौन कौन से हिमालय की चोटियां आती हैं, हमें एक एक करके उनकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहला है काराकोरम, नंबर 1 है काराकोरम, पहला काराकोरम। दूसरी पर्वत श्रेणी है आपकी लद्दाख, ये हो गया आपका लद्दाख। तीसरा है आपका जास्कर। इसके बाद फिर आपका है पीर पंजाल और इसके बाद है आपका धौलाधर। इतनी पर्वत श्रेणियां ये किसका भाग मानी जाती हैं? ये सब जो है ये कश्मीर या पंजाब हिमालय के में मानी जाती हैं। तो ये अगर हम इसको सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच चलते हैं तो इसमें 5 श्रेणियां आती हैं। सबसे पहला है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल और पांचवा है धौलाधर। ये 5 पर्वत श्रेणियां, इनके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ये पांचों पर्वत श्रेणियों को हम पंजाब, कश्मीर या पश्चिमी हिमालय में कंसीडर करते हैं, शामिल करते हैं। अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जब हम चलते हैं तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और अंत में धौलाधर पर्वत श्रेणी पड़ती है। अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे, सबसे पहले धौलाधर, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर अंत में काराकोरम पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में जब जाके बैठते हैं तो डिटेल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं कि जिससे जब भी क्वेश्चन यहां से आए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है ये इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया है। ये कश्मीर, पंजाब या पश्चिमी हिमालय के बारे में मैंने आपका मैप भी लिखवा दिया है। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां इसमें पाई जाती है मैंने भी डिटेल में बता दिया है। अब आपका काम यह है कि इन सब चीजों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी पहाड़ियां किसमें आती है, नंबर 2। तो दूसरा है कुमायूं हिमालय। अब हम लोग कुमायूं हिमालय की चर्चा करेंगे, नंबर 2, ठीक है। क्षैतिज विभाजन में नंबर 2 है, वो है आपका कौन सा हिमालय? तो दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की लोकेशन क्या है, पहले हम लोग इसको जानेंगे और फिर हम लोग जो है कुमायूं हिमालय के बारे में कौन कौन सी पहाड़ियां यहां आती हैं उनकी हम चर्चा आपसे करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय की बात करें तो हम 2 मैप के माध्यम से इसको समझने प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया कुमायूं हिमालय की लोकेशन कैसे है। तो एक तरफ नदी है सतलज, ये हो गई आपकी नदी सतलज नदी, और यहां नदी हो गई काली नदी, ठीक है। तो काली और सतलज के बीच का जो ये हिमालय है इसी को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। इसी हिमालय को हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में पड़ता है, तो हम बताएंगे सतलज नदी और काली नदी के बीच में यह हिमालय पड़ता है, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में हमारा हिमालय पड़ता है ये। अब इसको एक लोकेशन और हम देखें तो ये आपका उत्तराखंड का मैप है और ये नदी है आपका, ये नदी है सतलज और ये है आपका
काली नदी, काली नदी, ठीक है ये। और ये उत्तराखंड का मैप है, इसी मैप को मैं यहां बनाया हूं इस पे। अब इस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, तो इसमें कई पर्वत चोटियां हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक है आपका जैसे ग्लेशियर या उसकी बात करें तो इसमें एक है आपका नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत श्रेणी इसी में पड़ती है। इसके बाद में है बद्रीनाथ, इसके बाद केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये सारे पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, सब कुमाऊं हिमालय में पाई जाती है। और यहीं से यमुनोत्री से नदी निकलती है यमुना, गंगोत्री से गंगा, बद्रीनाथ से अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी और नंदा देवी से अन्य नदियां भी निकलती हैं जो अलग अलग उत्तर के मैदान में प्रवेश करती है। ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्र आपका जो है कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। और दो नदियों की सीमा बनाती हैं, पहला है सतलज और दूसरा है काली नदी के बीच में। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने आपसे कर दिया है, मैंने दो मैप बना दिया है, आप दोनों मैप बना लेंगे और मैप के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेपाल हिमालय की ओर कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अब हम लोग उनकी बात करेंगे, नेपाल हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, अब नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच में पड़ता है। ये आपका ऐसे है और ये अगर ये नेपाल है तो नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच में कौन सी है, तो एक नदी है काली नदी, काली नदी, और ये नदी है तिस्ता नदी, तिस्ता, ये सिक्किम है। ठीक है, तिस्ता नदी। अब ये बीच में जो हिमालय पड़ गया, इसी हिमालय को हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो आपके सामने मैंने लोकेशन बिल्कुल बना दिया है कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में पड़ता है। तो पहला है काली नदी और दूसरा है तिस्ता नदी। अब इसमें कौन कौन से हिमालय आते हैं, तो इसमें आता है कौन कौन से हिमालय, तो इसमें एक आता है आपका सबसे पहले कंचनजंगा, कंचनजंगा ये पहला पर्वत है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद में अगला है मकालू, मकालू के बाद फिर है इसमें धौलागिरी, धौलागिरी के बाद है आपका इसमें अगर बात किया जाए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, ये सारी पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, ये सब जो है नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। और यहाँ से कई नदियां भी निकलती हैं भारत की ओर, जैसे घाघरा नदी, जैसे कोसी नदी, जैसे काली नदी, ये सब नदियां, राप्ती नदी, ये सब हिमालय, नेपाल हिमालय से निकल करके उत्तर के मैदान की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, बहुत सी नदियां निकलती हैं यहाँ पर और इसीलिए नेपाल हिमालय को हम लोग पढ़ते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद चौथा जो विभाजन हम लोग बात कर लेते हैं, चौथा विभाजन जो है वो आपका है आपका असम या अरुणाचल हिमालय। अब इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 4 है आपका असम, या इसी को हम लोग बोलते हैं अरुणाचल हिमालय। इसका लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हिमालय कहां से कहां तक पड़ता है, तो ये हिमालय आपका है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये आपका अगर नेपाल है और ये आपका भूटान है। ठीक है, नेपाल या भूटान है, तो इसी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम असम हिमालय कहते हैं। जैसे यह नदी है तिस्ता, तिस्ता नदी हो गया, और ये नदी है यहाँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा हिमालय, तो इसको हम असम या अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम या अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इस हिमालय में भी कई पर्वत चोटियां हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके आपको बताना है। जैसे नंबर 1 है दार्जिलिंग पहाड़ी। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका दार्जिलिंग पहाड़ी। ठीक है,
ये हो गया आपका दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है? असम या अरुणाचल हिमालय का भाग मानी जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत है बोमडीला, बोमडीला पर्वत है। इसके बाद पर यहीं पर है मिरी पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ी भी इसी में अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में है आपका डाफला। इसके बाद में अगला जो पहाड़ी है वो है डाफला पहाड़ी। इसके बाद यहीं पर है आबोर पहाड़ी, आबोर पहाड़ी, और यहीं पर है मिसमी पहाड़ी। ठीक है, मिसमी पहाड़ी। इतनी पहाड़ियां हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं और सब असम या अरुणाचल हिमालय का भाग मानी जाती हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला है दार्जिलिंग पहाड़ी, फिर बोमडीला पहाड़ी, फिर मिसमी पहाड़ी, फिर डाफला पहाड़ी, फिर आबोर पहाड़ी और फिर मिसमी पहाड़ी। ठीक है, इतनी पहाड़ियां किसका हिस्सा है? असम या अरुणाचल हिमालय का हिस्सा मानी जाती हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट जो हिमालय हमारा है वो पूर्वांचल हिमालय है। और पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं उसकी भी लोकेशन बता देता हूं और साथ में हम उसका एक मैप बना के समझने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 5 है आपका कौन सा हिमालय? तो नंबर 5 है पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर अब एक मैप के थ्रू ड्रॉ करने का प्रयास करें तो हमें समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि ये जो है आपका ये इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है, इसको हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से ये हो गया आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र यही है, यही आपका पूर्वांचल हिमालय है। तो पूर्वांचल हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के मिजोरम तक, मिजोरम तक पड़ती है, मिजोरम राज्य तक। ठीक है, ये है इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ये है। ये आपका है पूर्वांचल हिमालय का लोकेशन। अब इसमें कई पहाड़ियां पड़ती हैं, उन पहाड़ियों की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहली जो पहाड़ी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकाई बूम। पटकाई बूम के बाद दूसरी जो पहाड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं, जो दूसरी पहाड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी भी किसका हिस्सा है? तो नागा पहाड़ी भी जो है ये आपका ये पूर्वांचल हिमालय का है। तीसरा है आपका मिकिर पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ी, ये भी ये असम में है, ये असम में है और ये नागालैंड में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये भी पहाड़ी यहीं पड़ती है पूर्वांचल हिमालय में। इसके बाद है मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, और मणिपुर पहाड़ी किसका में? मणिपुर में ही पड़ती है। इसके बाद में है आपका जो है मिजो पहाड़ी, और ये हो गया आपका मिजो, मिजो पहाड़ी जो मिजोरम में पड़ती है, ये हो गया मिजोरम। ठीक है, ये सारी पहाड़ियों का लोकेशन मैंने आपको बता दिया है और ये सारी की सारी पहाड़ियां इन्हीं क्षेत्रों में ये स्थित हैं। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है और इन्हीं पहाड़ियों के माध्यम से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि जैसे पूर्वांचल पहाड़ी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, तो पहाड़ियों का लोकेशन आपके सामने है। सबसे पहला पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागा पहाड़ी, फिर इसके बाद में मिकिर पहाड़ी, फिर इसके बाद में मणिपुर पहाड़ी और अंत में मिजो पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियों के लोकेशन मैंने आपको एक एक करके बता दिया है जो आपके सामने बिल्कुल है। अब इन्हीं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इन पहाड़ियों की अपनी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या अपनी खूबियां हैं। इनको जब हम डिटेल में और नोट्स के माध्यम से हम इसको आपको नोट्स मिल जाएगा और उन्हीं के माध्यम से हम इसको हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियों की अपनी विशेषताएं स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको हिमालय का विभाजन आज बताया है, हिमालय की अपनी विशेषताएं बताई है, हिमालय का विभाजन किस तरीके से किया गया है, इनकी चर्चा हमने आपसे कर दिया है। अब हमें एक पॉइंट इसमें हमें एक चीज और बताना है कि हिमालय का महत्व क्या है।
अगर हम हिमालय के महत्व की चर्चा करें तो हिमालय का महत्व क्या है, इसकी हम एक एक करके आपको मैप में बना देते हैं और मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे अगर बात किया जाए, अब लोग डालेंगे हेडिंग, यहां पर हेडिंग डालेंगे हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व, ठीक है। एक तरफ मैं लिखूंगा, एक तरफ मैं बना के आपको मैं समझा दूंगा। तो महत्व में सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे एक एक करके, 4-5 विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम एक बार हिमालय के मैप को फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, जिससे आपको समझ के अच्छे से समझ में चीजें आ जाए, ठीक है। ये आपका हिमालय का क्षेत्र है। अब अगर ये आपका नॉर्थ इंडिया है और ये आपका हिमालय है, टोटल ये आपका हिमालय हो गया। इसी हिमालय की विशेषताओं को हमें बताना है। तो पहली जो विशेषता है हिमालय की, अगर बात किया जाए तो हिमालय की पहली विशेषता यह है कि हिमालय कई नदियों का स्रोत है। ये नदियों का स्रोत होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, ठीक है, तिस्ता, बहुत सी नदियों का स्रोत है हिमालय। बहुत सी नदियां जो है भारत की ओर निकलती हैं और भारत की ओर आती हैं, ठीक है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, ये भारतीय भारतीय मानसून को रोकता है और भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। तो भारतीय मानसून को रोकता भी है, वर्षा कैसे? अब ये भारतीय जब मानसून आता है तो आने के बाद इसी हिमालय से टकरा जाता है और हिमालय से टकराने के बाद वो चीन की तरफ नहीं जा पाता है, और जब चीन की तरफ नहीं जा पाता है तो अब घूम करके यही मानसून हमारे देश में पर्वत से टकरा करके वर्षा कराता है और इसी से हमारे यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। तो हिमालय की एक विशेषता ये भी है। इसके बाद अगर हम बात करें हिमालय की अन्य अगली विशेषता, तो जो ये चीन क्षेत्र है, चीन के नॉर्थ में एक क्षेत्र है साइबेरिया। तो साइबेरिया रूस में है और ये रूस में है, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ठंडी हवाएं जब भारत की ओर प्रवेश करती हैं इधर की ओर, तो हिमालय उन हवाओं को रोक लेता है, जिससे हमारे भारत में ठंडी नहीं पड़ती है। तो ठंडी हवाएं होती हैं जिनको जो हिमालय में आकर टकरा जाती हैं और यहीं रुक जाती हैं और भारत की ओर ये हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और इसलिए गंगा के मैदान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। तो हिमालय एक तरह से हमारी सुरक्षा करता है और साइबेरिया की आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, ठीक है। तो ठंडी हवाओं को रोकने में भी एक सहायक है हमारा ये हिमालय, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अगली विशेषता की बात करें, तो इसके अलावा हिमालय में नंबर 3 बात करें तो हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर लकड़ी पाई जाती है। यहाँ पर लकड़ियाँ, कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर घने जंगल है और यहाँ लकड़ियाँ पाई जाती है, जिससे हमारे यहाँ फर्नीचर के काम किए जाते हैं। इसके बाद चौथा की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में बर्फ पाई जाती है और वो नदियों का स्रोत होती हैं। तो अगर हिमालय में बर्फ नहीं पाई जाती तो हमारे देश की जो नदियाँ निकलती हैं वो 12 मासी नहीं होती, पूरे साल पानी इसमें नहीं पाया जाता है। तो हिमालय में बर्फ का क्षेत्र होने के कारण ये भी एक विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा ये सांस्कृतिक विशेषता भी रखती है और ये कल्चर को डिवाइड करती है। जैसे एक तरफ चीनी कल्चर तो एक तरफ भारतीय कल्चर, तो भारतीय कल्चर अलग हो गया और चीनी कल्चर अलग हो गया, जो हिमालय ही उसका विभाजन करता है, ठीक है। तो हिमालय की कई विशेषताओं की चर्चा मैंने आपसे किया है और ये हिमालय हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसकी मैंने आपसे चर्चा कर दी है। तो आज हम लोगों ने क्लास में भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा की है और भौतिक विभाजन में हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा है। हिमालय के बारे में मैंने आपको हिमालय का लंबवत और हिमालय का क्षैतिज विभाजन की चर्चा मैंने की और मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया। अब हमारी अगली क्लास जो होगी वो भारत का भौतिक विभाजन में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी भी क्लास ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ती रहेगी और सारा डिटेल में मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं से करते हैं। थैंक यू।